नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आपका जीलक्स अकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने देखा कि जो हमने फिजिकल जियोलॉजी की जो सीरीज़ थी वो हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हमने जो पहला लेक्चर लिया था उसमें हमने पृथ्वी की जो अर्थ की डिफिनेशन थी, डिफिनेशन के जो एलिमेंट थे, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स जो हिंदी में लिए जाते हैं, जैसे पृथ्वी हो गया, धरातल हो गया, भूमि हो गया। तो इनका जो कंपोजिशन होता है, मतलब जो हिंदी शब्द है वो किस लिए कहा जाता है, वो हमने बाकायदा पूरी अच्छी तरीके से देख लिया था। फिर हमने ये देखा था कि जो भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों द्वारा मीन्स डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने लगभग 300 सालों के अंतरकाल में जो उनमें डिस्कशन चला, उसमें जो परिकल्पनाएं उन्होंने दी थी, डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेसिस दी थी कि जो ओरिजिन ऑफ अर्थ है, मीन्स पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो कैसे कैसे हुई है। कुछ लोगों ने बताया कि कोलिजन के द्वारा हुई है, कुछ लोगों ने बताया कि पास से कोई स्टार गुजरा, उससे गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से वहाँ से फिलामेंट की तरह से निकला, जो लिक्विड फॉर्म में था, जो गैस फॉर्म में था वो लिक्विड फिलामेंट के फॉर्म में निकला, कोई ट्रेल के फॉर्म में निकला। कुछ बोलते हैं, कुछ ने थ्योरी प्रपोन की थी कि वो एज अ क्लस्टर जो हुआ, ब्रेक हुआ, फिर डस्ट फॉर्म में बना। डस्ट फॉर्म में बनने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल थे, उनकी अपने गुरुत्वाकर्षण बल होने की वजह से वो आपस में टकराव होने की वजह से जुड़ते गए, और जैसे जैसे जुड़ते गए वो भारी होते गए, तो जो ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए, जिनमें ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल आ गया, जिसमें ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, वो हैवियर प्लानट हो गए। और जो कम गुरुत्वाकर्षण फोर्स के उसमें थे, जो ज़्यादा उतनी ग्रेविटी नहीं गेन कर पाए, वो छोटे प्लानट हो गए। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट हाइपोथेसिस थी, ये हमने पहले लेक्चर में कवर कर लिया। अब जब हम आगे बढ़ते हैं, तब आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि हमने तो परिकल्पना तो देख ली। अब हम अर्थ के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि अब शुरुआत कैसे करनी है। तो जब ये परिकल्पना दी जा रही थी तो आप सभी ने ये चीज़ देखी होगी कि उसमें ये बोला गया कि जो प्लानट है वो रिवॉल्व कर रहे हैं सन के। तो ये तो परिकल्पना थी कि जब सभी लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले ये परिकल्पना थी कि जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड का केंद्र है। और कुछ लोगों ने कहा बाद में, कुछ टाइम बाद, कि जो सूर्य है वो सौरमंडल का केंद्र है। तो जब इस बात पर डिस्कशन हुआ तो फिर उसमें भी थ्योरियाँ ओरिजिनेट हुई, तो वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारा प्लानट है, अर्थ है, उसकी एनाटॉमी हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कवर करेंगे कि जो हमारे धरती की एज है वो हम कैसे पता कर सकते हैं, धरती की एज कैसे पता कर सकते हैं, और जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ है उनका नाम क्या क्या है। और जब हम नेक्स्ट जब वीडियो स्टार्ट करेंगे, इसके बाद की जो वीडियो रहेगी वो हमारी बिग बैंग थ्योरी रहेगी। बिग बैंग थ्योरी के बाद हम स्टार्ट करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जब हम एनाटॉमी ऑफ प्लैनेट की बात करते हैं तो अर्थ का कंपोजिशन क्या है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो इसका जब हम पेपर में, कंपटीशन में काफ़ी जगह ये आता है कि शेप पूछा जाता है कि अर्थ का शेप क्या है, ओरिजिनल शेप क्या है। तो कभी कभी उसमें लिखा जाता है कि सर्किल है, स्फेयर है, एलिप्सॉइड है, जियोइड है, क्या चीज़ है, क्या क्या शेप है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूज़न में है, तो कभी कोई कन्फ्यूज़न न रखिएगा। जो अर्थ का शेप है वो क्या है, ऑब्लेट एस्फेरॉइड है, और उसको हम जियोइड फॉर्म में कहते हैं उसको। तो जब भी ये क्वेश्चन आए कि अर्थ का शेप क्या है, तो आप डायरेक्टली बोल दीजिए कि जियोइड शेप का है। या अगर ये जियोइड नहीं दे रहा है तो वहाँ पर एस्फेरॉइडल करके होगा या एलिप्सॉइड करके होगा, तो उसको ऑब्लेट एस्फेरॉइड भी कहते हैं। अब अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें, ऑर्बिटल डिस्टेंस की बात करें, तो अप्रॉक्सीमेटली लगभग कह सकते हैं कि 150 मिलियन किलोमीटर मीन्स 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको कहा जाता है। और जब रेडियस की बात करते हैं कि इसकी रेडियस कितनी है अर्थ की, तो 6371 किलोमीटर है। एक्चुअली में जो यहाँ पर जो अप्रॉक्सीमेटली मैंने डिस्टेंस लिखी हुई है, इसका जो अप्रॉक्स जो रेंज आता है 6371.2 किलोमीटर होता है, जो कि जो हमारा क्रस्ट से लेके कोर तक की जो डिस्टेंस है वो भी हमारी अप्रॉक्सीमेटली इतनी ही है, 6371 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा फिजिकल हो गया। देन हम डेंसिटी की बात करते हैं, घनत्व की बात करते हैं। तो घनत्व अर्थ का कितना है, 5.5
ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये सबसे जो घनत्व वाला प्लानट है, मीन्स कह सकते हैं कि सबसे डेंसेड ग्रह है अपने जो हमारा सौरमंडल है उसमें सबसे घनत्व वाला ये ग्रह है। और अंग्रेजी में इसको इंग्लिश में अगर कहें तो द डेंसेस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम इसको कहा जाता है। और यही इकलौता प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम में जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जैसे कि अभी हमने बोला कि पहले इसके कुछ लोगों ने सिद्धांत दिए होंगे कि पृथ्वी हमारा ब्रह्मांड का केंद्र है या सूर्य हमारा ब्रह्मांड का केंद्र है। तो जब हम इस बात की बात करते हैं तो सबसे जो पहली थ्योरी आती है, माना कि जब बाद में कॉपरनिकस ने जब थ्योरी propound की थी उसके पहले जो थ्योरी चल रही थी काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेबल थी, क्योंकि उस टाइम तक किसी और ने ये परिकल्पना नहीं की थी कि हाँ ये भी चीज़ हो सकती है। तो पहले जो क्लाउडियस प्टोलेमी करके थे जिन्होंने 140 एडी में जो अपनी जो सिद्धांत उन्होंने दिया था, जियोसेंट्रिक सिद्धांत दिया था। मीन्स इसका मतलब होता है भू केंद्रित सिद्धांत। इसका मतलब होता है कि जो भी हमारा ब्रह्मांड का केंद्र है वो कौन है, पृथ्वी है। और जो भी बाकी प्लानट हैं, जो बाकी जो ग्रह हैं, वो धरती के चारों तरफ घूम रहे हैं। उसमें से हमारा सन भी है। आप फोटो में देख पा रहे होंगे अच्छे तरीके से कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स है वो अर्थ के सराउंडिंग में घूम रहे हैं, सन भी उसी में घूम रहा है। तो ये जो पहला सिद्धांत था ये क्लाउडियस द्वारा दिया गया था, जिनका कहना था कि पृथ्वी जो है वो केंद्र है और बाकी जो सूर्य हो गया, ग्रह हो गया, उसके चारों तरफ घूमते हैं। फिर जब कॉपरनिकस ने जब अपनी थ्योरी हीलियोसेंट्रिक जिसको कहते हैं कि सूर्य केंद्रित सिद्धांत की जब उन्होंने थ्योरी बताई तो उन्होंने ये बताया कि जो सन है हमारा वो हमारा सोलर सिस्टम का सेंटर है। मीन्स जो सन है वो हमारा ब्रह्मांड का केंद्र है और जो बाकी जो ग्रह हैं जिसमें हमारा पृथ्वी है उसके चारों तरफ रिवॉल्व करती है, मीन्स उसकी घूर्णन करती है। तो ये निकोलस और कॉपरनिकस द्वारा जब ये 1543 एडी में ये थ्योरी जब इस सिद्धांत को रखा गया सूर्य केंद्रित सिद्धांत को, तब ये काफ़ी ज़्यादा वैज्ञानिक तौर तौर से इसको काफ़ी ज़्यादा सहमति मिली। और ये अभी तक जो ये थ्योरी थी ये अभी तक करंट टाइम में भी यही एक्सेप्टेड है। क्योंकि पहले क्लाउडियस ने जब ये थ्योरी प्रोपाइंड की थी तो उसके पहले तक ना ही किसी ने सोचा था और ना ही जब उन्होंने थ्योरी बताई थी भूकेंद्र सिद्धांत, उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक इस बारे में कोई नहीं सोचा गया कि हाँ ऐसे भी पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो सिद्धांत थे। तो दो सिद्धांतों को हमने देख लिया कौन कौन से जो अभी तक जो हमारा वैज्ञानिक तौर से एक्सेप्टेड है वो हमारा कौन सा है, हीलियोसेंट्रिक है, मीन सूर्य केंद्रित सिद्धांत है जो किसने दिया था, निकोलस कॉपरनिकस ने दिया था। तो ये जब एग्ज़ाम में ये चीज़ आती है तो ये आपको याद रखनी है कि दो ही सिद्धांत थे जो पहले परिकल्प दिए गए थे कि धरती ब्रह्मांड का केंद्र है या सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। नेक्स्ट जब हम आगे चलते हैं, जब ये चीज़ हमारी हो जाती है कि जो हमारा सिद्धांत है वो प्रूफ हो जाते हैं कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तो जब हम आगे बढ़ते हैं तब स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इंटरनल कंपोजिशन से होती है। जो हमारा अर्थ है उसका कंपोजिशन क्या है। तो जब हम कंपोजिशन की बात करते हैं मीन्स कि जो पृथ्वी के जो मूल तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारा क्रस्ट हो गया जिसको हम हिंदी में भूपर्पटी कहते हैं, और मेंटल हो गया, हमारा कोर हो गया, कोर जो कि आउटर कोर जो हमारा लिक्विड फॉर्म में रहता है और इनर कोर जो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है। तो सॉलिड फॉर्म में हमारा कौन सा होता है, निफे कहते हैं उसको, जिसमें निकेल और आयरन का कंपोजिशन होता है, तो उसको हम NiFe कहते हैं, तो उसको हम निफे कहते हैं। तो बेसिकली जो टोटल जो मैंने आपको बताई कि क्रस्ट से लेके जो कोर तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 6371 किलोमीटर है। तो जिसमें हमारा जो क्रस्ट का जो पार्ट होता है वो लगभग 100 किलोमीटर तक का होता है। और फिर मेंटल की जब बात करते हैं तो लगभग 2900 किलोमीटर मीन्स 2900 किलोमीटर तक की रेंज कवर करता है। फिर जब कोर की बात करते हैं तो रेस्ट सो ऑन जब लास्ट तक जब 371 किलोमीटर है उसको कवर करता है। तो यहाँ ये जो टॉपिक रहेगा हमारा इंटरनल कंपोजिशन, इसको हम वाइडली और डेप्थ तरीके से नेक्स्ट जो अपकमिंग क्लासेस रहेगी जियोलॉजी के जो लेक्चर सीरीज़ 4 में ये हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि लेक्चर सीरीज़ 3 में हम बिग बैंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि जो अभी तक जो करंट में मॉडर्न में जो हमारी थ्योरी ऑफ सिंगुलरिटी जिसको कहते हैं वो जो वाइडली एक्सेप्टेबल है प्लैनेट फॉर्मेशन का, सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन का,
उसको भी हमको पढ़ना ज़रूरी है। तो वो मैं लेक्चर 3 में कवर करूँगा। तो यहाँ तक हमारा हो गया कि अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया कि पहले कौन कौन से सिद्धांत थे, किन्होंने दिए थे। क्लाउडियस हो गए, कोपरनिकस हो गए, इन्होंने सिद्धांत दिए थे। भू केंद्रित और भू केंद्रित सिद्धांत दिए थे क्लाउडियस द्वारा। और निकोलस ने कौन सा दिए थे, कोपरनिकस ने, उन्होंने दिया था सूर्य केंद्रित सिद्धांत। फिर हमने भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों द्वारा जो परिकल्पनाएं दी गई थी कि ऐसे ऐसे हमारा सोलर सिस्टम फॉर्म हुआ है, ऐसे ऐसे प्लानट फॉर्म हुए हैं, तो वो परिकल्पना भी हमने देख ली। जो पृथ्वी का हमने थोड़ी बहुत संरचना थी वो भी हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो एज है, जो कह सकते हैं कि जो आयु है पृथ्वी की, वो कैसे पता चली होगी। तो जब हम इस पे स्टडी करने के लिए आते हैं तो फिर हम ये देखते हैं कि जो हमारी एज ऑफ अर्थ है, ठीक है, उसमें भी पहले हाइपोथेसिस चली थी। फिर उसके बाद जो डायरेक्ट एब्सोल्यूट एजम्पशन आए थे, जिसमें सटीक बनाया था कि जो एस्टिमेशन जो एज का हुआ था कि ये अभी तक की एज है, उससे हम डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन से पार्ट में थे वो हम कवर करेंगे। मीन्स कह सकते हैं फ्रॉम स्पेसिकुलेशन टू प्रिसीजन। मीन्स जो मान के चलिए कि अनुमान से सटीकता, जो हमारा एजम्पशन था वो हमारा किस में कवर होता है, एज ऑफ अर्थ में। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं कि एज कैसे पता लगाई गई, कि अर्थ की एज क्या क्या है, तो जो सबसे पहले हमारा आता है अप्रोच, कौन सा आता है हमारा, सबसे पहले हमारा इनडायरेक्ट अप्रोच आता है। इनडायरेक्ट अप्रोच मीन्स कि जिसमें हम अनुमान लगाते हैं कि हाँ इतनी एज हो सकती है। तो जो पहला अनुमान है वो कौन सा है, सेडिमेंटेशन क्लॉक, जिसको हम हिंदी में अवसादन घड़ी भी कहते हैं। इसमें ये कहा गया कि जो सेडिमेंट, जो अवसाद की जो लेयर होती है, जो चट्टानें होती हैं, उनके बीच की जो एक पर्टिकुलर उन्होंने लेंथ रखी कि 30 सेंटीमीटर है। और ये 30 सेंटीमीटर जो लेंथ है कितने साल में बनती है, 755 ईयर्स में। तो उनके अनुसार ये बताया गया कि इसकी जो अर्थ की जो लगभग एज है कितनी है, लगभग 510 मिलियन ईयर साल है। मीन्स 510 मिलियन ईयर्स है। तो इसके जो फ्लॉस थे, इस सेडिमेंटेशन क्लॉज के जो एजम्पशन किया गया था, इसके फ्लॉस क्या थे कि अज्यूम यूनिफॉर्म डिपोजिशन रेट एंड कंटिन्यूअस प्रिजर्वेशन अ जियोलॉजिक इम्पॉसिबल। मीन्स कि एक ही तरीके से डिपोजिशन होना पॉसिबल नहीं है, उसमें कोई ना कोई डिफॉर्मेशन बीच में आ सकता है, कोई चेंजेस उस डिपोजिशन में आ सकता है। तो ये इसमें क्लियरली बताया नहीं गया था कि कैसे कैसे ये पॉसिबल है। तो ये हमारा सिर्फ एक अजम्पशन मात्र में है कि इसको हम अजम्पशन कह सकते हैं, जिसमें बताया गया कि जो थिकनेस है एक पर्टिकुलर लेयर की, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अर्थ की एज कितनी है। और ये बताया गया कि जो 30 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो क्या बताती है कि 755 साल में 30 सेंटीमीटर हुई होगी। अब नेक्स्ट जब बात करते हैं एजम्पशन की, कि जो इनडायरेक्ट हमारे जो मेथड्स है जिसमें हम पृथ्वी की आयु देखते हैं, अर्थ की एज डिटरमाइन की गई थी पहले, उसमें जो दूसरा पहलू आता है वो आता है सेलेंटी क्लॉक। सेलेंटी क्लॉक मीन कि कह सकते हैं कि जो लवणता होती है, लवणता की घड़ी इसको कह सकते हैं, जो समुद्र में जो सोडियम का कंपोजिशन होता है जिसको हम सॉल्ट कहते हैं, तो उससे ये बताया गया कि जो पृथ्वी की एज है वो क्या है, लगभग 100 मिलियन ईयर्स है। ये किसने, सेलेंटी क्लॉक का किसने बताया था, जॉलियन क्लार्क ने ये बताया था मेथड, कि जो एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम होता है, मीन जो सोडियम का कह सकते हैं जो एक्यूमुलेशन होता है ओशियन में, उसके हिसाब से ईयर बाय ईयर ये बताया जाता है कि जो एज है वो कितनी एज है अर्थ की। उसमें कि जैसे कि मान के चलिए कि अगर ये कहें कि समुद्र के पानी में सोडियम जमा होने की जो दर है, मीन्स एक्यूमुलेशन की जो मैंने वही बात की, तो उन्होंने इसके हिसाब से बताया कि इसकी जो एज है वो 100 मिलियन ईयर्स है। अब इसमें त्रुटि क्या आई, फ्लॉस क्या आया कि द रेट ऑफ सोडियम सप्लाई इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट जियोलॉजिकल हिस्ट्री। मीन्स यह माना गया कि समुद्र में सोडियम की जो आपूर्ति है वो हमेशा एक समान थी, जो कि सही नहीं है। तो इसमें भी फ्लॉज आ गए, इस एजम्पशन में भी फ्लॉज आ गए कि ये जो एस्टिमेशन ऑफ एज बताया गया ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में जब आ जाता है तो उसमें जब हम देखते हैं तो इसको फिजिक्स और बायोलॉजी का कंपैरिजन आ जाता है। पहला तो ये आता है कि
पहले पृथ्वी हमारा आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे ये कूल हुई। तो जो कंडेंसेशन और जो कूलिंग टाइम का था उसके भी यहाँ पे बताया गया कि अर्थ को इतने साल लग गए कूलिंग होने में। तो लगभग जो लॉर्ड केल्विन जो कि फिजिसिस्ट थे, उन्होंने बताया कि जो अर्थ की एज है कूलिंग के हिसाब से, बेस्ड ऑन कूलिंग रेट, उसके हिसाब से कितनी एज है, 100 मिलियन ईयर्स। अब हम बात करते हैं, जब केविन ने ये चीज़ बताई तो वो किस फील्ड पे हो गए कि केविन फेल टू अकाउंट फॉर रेडियो एक्टिव हीट। उन्होंने जो रेडियो एक्टिव हीट थी उसको बताने में वो नाकाम हो गए। अब जब हम बात करते हैं कि इवोल्यूशनरी चेंज की बात करते हैं, बायोलॉजिकल एक्सेप्ट की बात करते हैं, तो बायोलॉजिकल एक्सेप्ट में ये फिर चीज़ें बताई गई कि जो अर्थ की एज है वो 1000 मिलियन ईयर्स है। मीन्स अब इसमें फिर जब बात आ गया कि 1000 मिलियन ईयर्स कैसे हो सकता है, तो इसमें भी जब इवोल्यूशनरी की बात आती है तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब जटिलतापन आ गया कि कैसे कैसे चीज़ें हुई होंगी, तब ये भी हो गया। अब इसमें ये देखा गया कि अब इसको इवोल्यूशनरी चेन को कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो ये भी थ्योरी मान के चलिए कि कुछ हद तक नहीं आगे आगे कंटिन्यू हो पाए, क्योंकि इसमें भी फ्लॉज आ गए। फिर फिर ये बताया गया कि जो भी हमारा समुद्र के नीचे जो हमारी सेडिमेंटेशन होता है, जो हमारी चिकनी मिट्टी होती है जिसको हम क्ले और सिल्ट कहते हैं, उसमें उसके हिसाब से बताया गया कि जो उसका जो डिपोजिशन पैटर्न है उसके हिसाब से अर्थ की एज जितनी है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो वार्म क्लॉक है, वार्म क्लॉक को कहते हैं वार्ष स्तर घड़ी। अब ये वार्म होता क्या है, तो जो भी झील में जो मिट्टी होती है, जो क्ले होती है, उसकी जो ये जो आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि जो ये वाइट एरो बना हुआ है, इसमें एक पर्टिकुलर लेयर है। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन है, ये बताता है कि एक ईयर में पर्टिकुलर ये कितना मतलब एकुमुलेट होता है। तो जैसे कि बताया जाता है एक वॉश 1 ईयर, जो कि समर सेल प्लस विंटर के लिए को कंबाइंड होके बनती है। तो इससे जो अर्थ की एज का एस्टिमेशन हुआ, उससे ये पता चला कि जो अर्थ की एज है वो कितनी है, 10,000 साल है। ओके, इसे मीन्स कि जो अर्थ की एज इससे पता लगाई जा सकती है कि अगर 1 वॉर = 1 ईयर उसको देखते हैं, तो यह सिर्फ कितना एस्टिमेट कर सकता है कि इसका एस्टिमेट जो कि 10,000 वर्षों तक ही इसका एस्टिमेशन किया जा सकता है। जैसे कि मान के चलिए जब ग्लेशियर पिघलने का जो एज हमारा काल था, आ, वो जब से स्टार्ट हुआ तब तक का ही हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उसके आगे का नहीं कर सकते थे। तो ये भी थ्योरी में फ्लॉज आ गया। तो फिर आगे जब जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व होती गई, तो फिर नए कॉन्सेप्ट आते गए। नए कॉन्सेप्ट में जब हमारा कौन सा आया, नए कॉन्सेप्ट में हमारा जब केमिकली का जब पार्ट आया, जब केमिकल का पार्ट आया तो उसमें हमारा कह सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे, उनसे जो चीज़ें सामने आई उनको हम देख लेते हैं कैसे कैसे चीज़ें सामने आई। तो उसको हम क्या कहते हैं, द एटॉमिक रिवोल्यूशन। मीन्स कि जो भी, अब एटॉमिक रिवोल्यूशन की वजह से कौन कौन से एलिमेंट थे जिनकी वजह से ये रिवोल्यूशन आया और उनसे क्या क्या चीज़ें पता चली, तो वो हम आगे कवर करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे कि हमने पीछे देखा कि जो एजम्पशन द थ्योरी थी जिसमें सेडिमेंटेशन क्लॉक हो गई थी, सेलेंटी क्लॉक हो गई थी, रेडियो, फिर दिन हमने वॉर क्लॉक देखी। तो इन सब के एजम्पशन के बेस से डिफरेंट डिफरेंट एज आ रही थी और कुछ ना कुछ फ्लॉस थे। तो जब एटॉमिक रिवोल्यूशन, जब इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात आती है, तो सबसे पहला इसमें आता है हाफ लाइफ की बात आती है कि जो भी हमारा एक पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट है उसकी पर्टिकुलर एक डिकेइंग लाइफ है, कि मीन्स कि जो उस एलिमेंट की लाइफ पीरियड कितना रहेगा और कितने साल में वो ख़त्म होगा। तो जैसे कि हाफ लाइफ को जैसे मैंने बता ही दिया, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1/2 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ अ पेरेंट एलिमेंट टू डिके। अब इसका जब हम बात करते हैं, जो भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट होते हैं, वो ये बात हम जान लें कि उनसे 3 टाइप के जो हमारे जो रेज निकलती है वो निकलती हैं। अल्फ़ा रेज निकलती हैं, बीटा रेज निकलती है, गामा रेज निकलती हैं। ठीक है, तो ये हमारे एक ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ये 3 रेज हमारी निकलती है जो कि काफ़ी हाई रेडियो एक्टिव होती हैं। तो जिस एलिमेंट की हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जिनसे अर्थ की एज का प्रिडिक्शन हुआ, वो कौन सा है, पहला जो हमारा रेडियो एक्टिव मेथड है, यूरेनियम लेद मेथड है। इसमें जब हम ये देखते हैं कि जो यूरेनियम 3238 है,
वो हमारा जो, क्योंकि बेसिकली जो यूरेनियम के दो आइसोटोप हैं वो कौन से हैं, यूरेनियम 238 है, यूरेनियम 235 है। तो ये जो एलिमेंट है ये काफ़ी हैवी मेटेलिक हैं, और इनका जो एटॉमिक वेट है, जैसे कि जो बताया गया है कि जो यूरेनियम के आगे जो नंबर्स लिखा हुआ है 238 235, ये हमारा एटॉमिक वेट है उसका, जो हमारा यूरेनियम एटम है उसका वेट है। तो ये जो हमारा एटम है, मीन जो एलिमेंट है, ये क्या करता है, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सरेज और हीलियम गैस को ये रिलीज़ करता है, और ये तब तक रिलीज़ करता रहता है जब तक इसका जो एटॉमिक वेट है वो काफ़ी डिक्रीज़ ना हो जाए। जैसे कि जो हमारा जैसे लेड है, जब हम इसकी बात करते हैं यूरेनियम 238 कन्वर्जन टू लेड 206, और यूरेनियम 235 फिर उसका जब डिकम्पोजिशन होता है किस में होता है, लेड 207 में। तो जो ये जो हमारा पहला पार्ट है यूरेनियम 238 टू कन्वर्जन लेड 206 में, इसका जब हम देखते हैं तो जो हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 की होती है वो कितनी होती है, 4500 मिलियन ईयर्स होती है। अब देखिए यहाँ पर कितना ज़्यादा गैप आ गया हाफ लाइफ की। तो जब इसकी फुल लाइफ की देखें तो वो काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो हाफ लाइफ कितनी है इसकी, 4500 मिलियन ईयर्स। और जो हाफ लाइफ यूरेनियम 235 और कन्वर्जन लेड 207 की थी वो कितनी थी, 713 मिलियन ईयर। अब इसका प्रोसेस कहाँ कहाँ पर होता है, तो इसका अभी हम देखेंगे कि ये जो हमारा रेडियो एक्टिविटी का जो एज प्रिडिक्शन का होता है ये हम कहाँ उपयोग करते हैं। तो इसका जो मैंने बताया आपको कि इससे जो जो यूरेनियम है वो क्या इमिट करता है, हीलियम और एक्सरेज काफ़ी ज़्यादा इमिट करता है, तब तक इमिट करता है जब तक कोई वो लेड एलिमेंट में स्टेबलाइज ना हो जाए। यहाँ तक हमने बात कर लिया। देन हम बात करते हैं थोरियम एंड रुबिडियम डेटिंग। अब जब हम इसकी बात करते हैं थोरियम और रुबिडियम डेटिंग की, तब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा थोरियम है 232 जिसका एटॉमिक वेट है वो किस में कन्वर्ट होता है, लेड 208 में। और जब हम हाफ लाइफ देखते हैं तो कितनी है, 13,900 मिलियन ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा आ गया। और जब रुबिडियम की बात करते हैं, रुबिडियम 87 की जब वो कन्वर्ट होता है किस में, स्टोंटियम 87 में, तो उसकी हाफ लाइफ कितनी है, 50,000 मिलियन ईयर्स। अब देखिए जहाँ हम एजम्पशन पे थे, जहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितनी गई थी, 1000 मिलियन ईयर्स की गई थी, और यहाँ पर कितनी जा रही है, हाफ लाइफ जिसकी जा रही है एक पर्टिकुलर एलिमेंट की, वो जा रही है 50,000 मिलियन ईयर्स। तो ये किस में यूज़ होता है, ये जो रुबिडियम 87 है और रुबिडियम 87 टू स्ट्रोंटियम 87 है, ये किसके लिए डेटिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, मेटामॉर्फिक रॉक। जो जो भी हमारे मेटामॉर्फिक रॉक्स होती उनकी उनका जब हम परीक्षण करते हैं, डेटिंग करते हैं इसके द्वारा, तब हम उससे पता लगाते हैं कि जो रॉक की एज है, चट्टान की जो आयु है वो कितनी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो कौन सा है, पोटासियम आर्गन ट्रैप। मीन्स जो हमारा एलिमेंट का जो क्या है, पोटासियम आर्गन कह सकते हैं उसको। तो इसमें पोटासियम जो हमारा हो गया K40 हो गया, जो उसका जब हम इसको वो उसमें टेबल में देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो जो पोटासियम का जो कंपो जो डिनोशन होता है किससे होता है, K से होता है। तो हमारा K40 हो गया। तो K40 में जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले पहले तो पोटेशियम जो डिके होता है किस में होता है, कैल्शियम 40 में डिके होता है। और दूसरा जब ये डिके होता है तो एक जो होता है 12.4% डिके किस में होता है, आर्गन 40 में। और यही जो मेथड है वो हमारा यूज होता है किस में, डेटिंग में। और ये जो पोटासियम K42 आर्गन का जो हमारा 40 है, इसकी जो हाफ लाइफ कितनी है, 11,900 मिलियन ईयर्स है। तो ये अब बात करते हैं कि जब पोटासियम आर्गन की जो हमारा डेटिंग है वो किस किस चीज़ में काम आता है। तो जो तो ये जब भी बेसिकली इसको जब कब देखते हैं, जो हमारी मिनरल्स होते हैं, जो रॉक में जो मिनरल कंपोजिट होते हैं, उनके द्वारा ये हमारी डेटिंग इसमें पॉसिबल होती है। अब जब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जब मान के चलिए कि जो रेडियो कार्बन डेटिंग की जब हम बात करते हैं,
तो रेडियो कार्बन डेटिंग बेसिकली क्या होता है, C14 होता है हमारा कार्बन 14, जो कि हमारी बॉडी में जब तक हम लिविंग में होते हैं तब तक हमारी बॉडी में कॉन्टीन्यूसली कार्बन 14 पाया जाता है। और जब जो पार्टिकुलर जो लिविंग बींग्स होते हैं, अगर हम एक ही पर्टिकुलर ह्यूमन की बात करें या कोई लिविंग बींग की बात करें, तो वो जो हमारे एटमॉस्फेयर जो नाइट्रोजन आता है, ठीक है, नाइट्रोजन हमारा कन्वर्ट होकर किस में, एलिमेंट में ब्रेक डाउन हो जाता है कार्बन 14 में। तो हमारी बॉडी क्या कंज्यूम करती है, CO2, फिर CO2 और ऑक्सीजन हो गया और C14 हो गया। और जब पर्टिकुलर जो लिविंग बीइंग की जब डेथ होती है तो उसके बाद जो C14 का जो एलिमेंट कंपोजिशन होता है वो डिक्रीज करने लगता है, और जो नाइट्रोजन 14 का जो कंपोजिशन होता है वो इंक्रीज होने लगता है। तो ये बेसिकली जो एज, जब हम इसकी बात करते हैं कि ये C14 किस में हेल्पफुल होता है, तो ये बेसिकली हेल्पफुल होता है कोई पर्टिकुलर किसी की जो पर्टिकुलर जो जीव है, या कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है, उसकी कितने साल पहले डेथ हुई है, ये हम इससे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो एक लगभग कितने साल तक इसकी, पहले तो हम हाफ लाइफ देख लेते हैं। हाफ लाइफ इसकी कितनी होती है, 5730 ईयर्स। लेकिन इससे हम कितना टाइम पीरियड तक का प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लगभग 70,000 साल तक का जो हमारा जो इवोल्यूशन है वो हम उसको देख सकते हैं कि इतने साल पहले तक का जो टाइम पीरियड है वो हम कार्बन C14 के द्वारा अब पता कर सकते हैं। जैसे लैब में हमारे पास कुछ सैंपल आते हैं, तो लैब में हमें प्रिकॉशन दिया जाता है कि जो भी आप, क्योंकि जैसे मान के चलिए हम कहीं से भी किसी भी साइट से कोई एक सॉइल का सैंपल लेके आए हैं, या कोई बॉडी ऑर्गेनिज्म है, डेड ऑर्गेनिज्म है, काफ़ी टाइम पहले का है, हमें लगता है कि उसकी हमको C14 की डेटिंग करनी चाहिए। तो लैब में क्या होता है, हमें काफ़ी प्रिकॉशन दिए जाते हैं कि जो हमारा हाथ होता है वो उस पर्टिकुलर सैंपल में टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें टच हो जाता है तो जो हमारा C14 होता है करंट का, वो उसमें प्रिडिक्टेबल, जब हम एनालिसिस होती है तो ये बताने लगता है कि उसमें फिर एरर आने लगता है, क्योंकि लेटेस्ट का भी C14 उसमें प्रेजेंट हो जाता है, क्योंकि जब हमने टच कर लिया उसको, और जो उसका जो C14 होता है उस ऑर्गेनिज्म का, तो उससे फिर बाइफरकेट होने लगता है। तो ये अभी तक हमने देख लिया कि कौन कौन सा मेथड है जिनसे हम जो पृथ्वी की एज है, जो पृथ्वी की आयु है, वो पता की गई है। तो इन सभी निष्कर्षों के बाद कि जो हमारे पहले अनुमान था, फिर जो हमारा सटीकता हुई, मीन्स जब एब्सोल्यूट माना गया कि चीज़ों की एज क्या है, जब रॉक से पता किया गया, फिर कुछ सेडिमेंट लेयर से पता किया गया, कुछ जो हमारे फिर ऑर्गेनिज्म थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनसे जो हमारी जो एज कैलकुलेट की गई, तो उसके हिसाब से फिर कितनी एज, हमारी जो फाइनल एज आई, वो अर्थ की कितनी एज आई, 4.5 बिलियन ईयर्स। तो जो अब ये बात आती है, जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है अर्थ की एज क्या है, तो कभी कभी क्वेश्चन पेपर में कुछ अलग अलग तरीके से लिखा होता है। जैसे मान के चलिए कहीं पे लिखा होता है 4.5 बिलियन ईयर्स, कहीं पे लिखा होता है 4.6 बिलियन ईयर्स, और कहीं पे लिखा होता है 4.56 बिलियन ईयर्स। तो दोस्तों तीनों ऑप्शन सही हैं। हम एक अनुमान मान के चलते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली जो होती है, जो हमारी एज है अर्थ की, वो कितनी है, 4.56 बिलियन ईयर्स है। लेकिन एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, लेकिन उसी रेंज में रहता है। कहीं 4.5 लिखा होता है तो वो भी सही है, लेकिन अगर वहाँ पर 4.56 नहीं लिखा हुआ है तभी आप 4.5 पे लगाइएगा। अगर वहाँ पर 4.56 लिखा हुआ है तो आप 4.56 पे ही लगाइएगा। और जब अगर कहीं 4.5 भी नहीं लिखा हुआ है, 4.56 भी नहीं लिखा हुआ है, और 4.6 लिखा हुआ है, तो आप 4.6 पे लगाएंगे। बस यही तीन रेंज है जो कि जो एज ऑफ अर्थ है उनको, वही 100% राइट है। और अगर कहीं पर लिखा आता है 4.8 बिलियन ईयर्स, तो कभी भी उस ऑप्शन को मत लगाइएगा, क्योंकि वो हमेशा आपका गलत हो जाएगा। तो जो हमारी एजम्पशन थ्योरी थी, जो हमारी एब्सोल्यूट थ्योरी थी, उसके हिसाब से हमने इस जो हमारा रेडियो एक्टिव मेथड था, जो उनकी डीके थी, जो उनका केमिकल कंपोजिशन था, जो उनके डीके की वजह से ये हम पता कर पाए हैं कि जो एज ऑफ अर्थ है वो कितनी है हमारी, फाइनल जो डिटरमाइंड हुई वो हमारी 4.5 बिलियन ईयर्स है। जब जब हम नेक्स्ट आगे जब बात करेंगे तो अभी हम बिग बैंग थ्योरी की बात करेंगे, देन हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के सोलर सिस्टम का बात करेंगे। तो सोलर सिस्टम में जो हमारे पर्टिकुलर ईच और एवरी प्लानट हैं, जो हमारे 8 प्लानट हैं, और जो उनके उपग्रह हैं, मीन्स ग्रह के जो उपग्रह हो गए, जैसे हमारे अर्थ का जो उपग्रह है वो कौन है, चंद्रमा है, मून है।
तो हम उसके बारे में भी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। मान के चलिए जो हमारी सीरीज जो स्टार्ट हुई है फिजिकल जियोलॉजी की, उसमें कहीं पर भी कोई स्टॉपेज नहीं आने वाला है, हर एक एक्सपर्ट मैं कवर करूँगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक का जो आपका जो अंडरस्टैंडिंग थी, कि जो मैं चाह रहा था कि कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ है, जो हम अभी तक समझ रहे थे कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, फिजिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था जब क्लास 11-12 में थे, तब वहाँ पर मोशन का जब चैप्टर चल रहा था, तब उसमें ये बताया गया था कि मान लीजिए कि दो पर्सन है, एक सामने खड़ा हुआ है, एक ट्रेन में बैठा हुआ है। ट्रेन चल रही है तो उसको क्या लगा गया कि उसके सामने जो पेड़ पौधे हैं, जो ज़मीन है, वो चल रही है। और जो वहाँ ग्राउंड पे खड़ा होगा वही पर्सन, फिर वहाँ ग्राउंड से क्या देखेगा कि ट्रेन जो है वो चल रही है। तो दोनों के पर्सपेक्टिव से अलग हो जाता है। तो ऐसे हम भी सोचते थे कि हमारी पृथ्वी है, बचपन में हम भी यही सोचते थे कि जो सूर्य है वो हमारी पृथ्वी का गोला घूमती है। तो पहले तो पता नहीं था, जब हमने स्टडी किया तब चीज़ें पता चली कि हाँ ये भी सही है। तो यहाँ तक जो हम मेरा समझाने का मकसद था कि जो कंप्लीट जो अर्थ है उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे कैसे क्या कम जनरल ये कॉन्सेप्ट हैं कि हर एक किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि वो अर्थ पे है तो पहले तो उसका डिस्क्रिप्शन उसको पता ही होना चाहिए, भले वो कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हो, लेकिन कंपोजिशन मेन जो बेसिक फंडामेंटल है वो हर किसी को पता होनी चाहिए। और वो यही मेरा एम था कि हर किसी को ये चीज़ें डिलीवर हों और अच्छे तरीके से और आसान भाषा में लोगों तक पहुँचे। तो उम्मीद करते हैं कि जो अभी तक मैंने कंटेंट बताया वो सभी लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, और जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है और जो एकेडमिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप हेल्प करेंगे इस चैनल को प्रमोट करने में। और जो भी कंटेंट फिजिबल लगता है, अगर अंडरस्टैंडिंग होती है इस कंटेंट को समझने में, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि ये जो नॉलेज है, जो आसान भाषा में जो जियोलॉजी का जो मैंने ब्रेक डाउन किया है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मीन्स फ्रॉम बिगिनिंग टू इवोल्यूशन तक, फाइनल जो स्टेज रहेगी वहाँ तक को जो कंप्लीट स्टेज है वो सभी पर्सनस के पास, जो स्टूडेंट्स हैं, कंपटीटर्स हैं, उनके पास से कंटेंट डिलीवर हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।